नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बचपन का वाक़या है। ये ना चेरियां वाले के पास एक मौजियों वाला गांव है। वहाँ एक बकायदा कबीला आबाद है जो कुंजियाँ वगैरह और उस तरह गाटें वगैरह इस तरह का रमल का जफर का इल्म जो है उनके पास, और ये उनका प्रोफेशन भी था कि वो इसके ज़रिए अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो उनमें से एक जनाब सो कॉल्ड पीर या फकीर जो है ना, वो हमारे गांव में चले गए। तो एक खातून जो थी ना, उसको ये बड़ा था कि मेरा एक बेटा है और बार बार बेटियां हो रही हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा करे कि मेरी जोड़ी रल जाए। तो वो मोहतरमा को पता चला जनाब के एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और वो मशीन गोई करते हैं कि जनाब म, भाई बेटा होगा कि बेटी होगी। तो उन्होंने बड़ी खिदमत खातर की। गर्मियों का मौसम था, देसी उन्होंने खांड मिलाई और जनाब दूध में डाल के पिलाई उस फकीर को। तो फकीर ने कहा माई तुझे अल्लाह बेटा देगा। माई बड़ी खुश। अब ना उस माई के घर के साथ ना एक बाबा जी थे जो जिनकी खड्डी थी और वो कपड़ा बुनते थे और बड़े सोशल थे और बड़े लोग उनकी इज्जत करते थे। तो उनके यहाँ हुक्का बड़ा बकता था, तो वो हुक्का पीने के बहाने वो फकीर साहब वहाँ चले गए। तो वहाँ जनाब उन्होंने हुक्का शुक्का पिया। तो वो जो बाबा जी की बेगम थी ना, वो उनसे भी ज्यादा सोशल थी। वो कहती है फकीर आप आगे बढ़िया दस साढ़े गुआढ़िया की दसी काका होएगा कि काकी होएगी। उन्हें आख्या दिल रखने ली मैंने कह दिया कि बेटा होगा, एक्चुअली बेटी होगी। वो चले गए। अंदाजा उनको था कि पता चल गया था कि 2 4 5 महीने गुजरे हैं। और 9 महीने का अंदाजा रख के ना वो साहब आ गए। तो वो सीधे गए, उनका ख्याल था कि बेटा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी मुबारक हो। तो उन्होंने कहा तेरी पीर दी ऐसी तैसी की थी साढ़े घर, तो फिर काकी हो पई है। उन्हें आख्या भाई मैं गाय नहीं लेने आया, मैं खेस लेने आया हूँ। मैं ये गुआंढो पता कर लो, मैंने कह दिया था कि बेटी होगी। गुआंढो शहादत हो गई, वो केस लेके चला गया। तो ये जो हम जो होते हैं ना पेशीन गोई करने वाले, ये वो रमल जाफर का इलम हमारे पास इतना ही होता है। असल में हम लोगों की हरकत सकनात वाक़यात और उसके अलावा जो अल्लाह की दी बसीरत है, जो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर ये जो ना हमारे हमारे फैसले होते हैं और पेशीन गोई होती हैं। ये आगे अल्लाह का करम है कि हमारा फहम अदराक के मुताबिक जो बात करते हैं वो बाद में सच साबित होती है। मुझे ये आज कहने की ज़रूरत ये हुई कि बहुत पहले, अभी इलेक्शन का ना दूर दूर तक भी नाम नेपरा नहीं था, तो मैंने ये कहा कि जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि NA 60 में बिलाल अदरकियानी जो है ना, ये नून लीग का उम्मीदवार होगा और NA 61 में चौधरी फर्ख अल्ताफ उम्मीदवार। तो लोग कहाँ कहाँ करके ना मुझे पड़ गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं है, यूं नहीं है, यहाँ नहीं है। मैंने इस पर दूसरा भी इलाज किया। तो मैंने उसे कहा कि मैं इस जो मुझे सिनारियो नजर आ रहा है इसका प्रमोटर नहीं हूं। मैंने एक तजवीज़ दी और उसमें मैंने बिलाल अदरकियानी साहब को और जनरल अदरकियानी साहब को मुखातब करके कहा कि जनाब आप अगर सही फैसला करें ना तो आपकी नून लीग मुतहद रह सकती है और रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। और वो ये कि आप टेक्नोक्रेट हैं, लायक हैं, नौजवान हैं, काबिल हैं, जमात में आपका रसूख है, आपसे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जो कि वो अपनी काबिलियत उनकी में कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है ना सेनेट का टिकट लें और फर्क साहब को 60 में लड़ने दें और पिंड अदर खान में NA 61 में जहर मैं तो अब जुटाने का मैती था उसको टिकट मिले। लेकिन वो जहर, लेकिन जो मरूजी हालात थे उनमें नज़र आ रहा था कि मतरू मैदी साहब को टिकट मिलेगा। तो मैंने कहा आपकी जमात भी मुतहद रहेगी और सूरत हाल भी सही रहेगी। बतौर तजिया कार वगैरह मैं तो खुद PTI के टिकट का कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरा हक था 61 का। मैं 2013 में फतेह मक्का से पहले तो हम ही थे ना, फतेह मक्का के बाद बड़े बड़े लोग आ गए। अच्छा, तो वो लेकिन वो हमारी बात ना मानी गई। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जो मैंने कहा कि फर्क अल्ताफ साहब 61 में चले गए और जो है ना 60 में जो है ना वो बिलाल अदरकियानी थे। अब वहां कहा गया कि जी ये दोनों बंदे बगावत करेंगे। अब जुताना भी करेगा और मतलू मैदी भी करेगा। अब जुताना तो सियाने पे ओदा सियादना पुत्र पहनते लेंदे ही उसने तो फर्क की हमायत का ऐलान कर दिया। और जो थे तालिब मैदी साहब वो डट गए कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन वो बाद
हालात और वाक़यात का उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया। वो जनाब फ़र्क इल्ताफ़ के हक़ में बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्होंने रवैती मुनाफ़िक़त से काम नहीं लिया। दारापुर वालों ने, बच्चे थे, नौजवान थे, उनको लोगों ने बड़े बड़े गलत मशवरे दिए, उनको जज्बातियत का शिकार करने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि उन बच्चों ने वो जो उनके जीन्स में सियासी बसीरत थी उसे काम लिया और उन्हें इंतहाई दयानतदारी से ईमानदारी से फ़र्क इल्ताफ़ की और मुस्लिम लीग की हमायत की। और एक और उन्हें जो मतलब वर्थ शो की ना, वो ये कि ये मेरी तुक्कों से भी ज़्यादा कि उनके ग्रुप ने जिस तरह रिएक्शन किया था ना टिकट के पर, तो खतरा था कि ये लोग गड़बड़ करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तूफान में भी वो अपनी जमात के साथ उनके लोग खड़े रहे और उन्होंने फ़र्क इल्ताफ़ का साथ दिया और उससे उनके कद काठ में इजाफा। अच्छा, ये जब मामला हुआ तो कई लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा कि भैया तो ये लड़ाई का तस्वर कर रहे थे, लेकिन ना। अब जब हुआ ये कि उधर पीटीआई का जो था ना मसला, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई जनाब, मैं तो मैदान से आउट हूँ, इसलिए आउट हूँ कि मैंने तो कह दिया भी, और मेरे खिलाफ जो पार्टी के पास मेरा डिस्क्वालिफिकेशन पेश की गई वो मेरा बरखुरदार है नदीम अब्दुलवंटी, उसने लगी लपटी बगैर कह दिया कि चाचा जी चूंकि आप फ़र्क इल्ताफ़ आपको भतीजा है तो हम उसी घर में और उसी ग्रुप में धड़े में तो नहीं हम पीटीआई का टिकट दे सकते। तो मेरी ये वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन भी पेश की गई। तो मुझे पार्टी ने कहा कि भाई आपका क्या स्टैंड है, तो मैंने कहा जी कि अगर फ़र्क इल्ताफ़ ने NX61 से इलेक्शन लड़ा, मैं कैंडिडेट नहीं, लगी लपटी बगैर मैंने ये कह दिया। और मैंने मेरी मजबूरी है, कुछ भी हो, मैंने पार्टी अफिलिएशन से हट कर अपने ज़ाती हवाले से मैंने फ़र्क इल्ताफ़ को सपोर्ट करना है। और लोगों ने देखा कि मैंने ओपनली ये ऐलान किया और मैं इस पर पूरा उतरा। दूसरी तरफ रह गई सूबाई की। अब मेरे लिए बड़ी मजबूरी थी कि हाजी नासिर साहब मेरे अजीज़ थे, पिछले दफ़े मैंने उनको सपोर्ट किया था, मजबूत उम्मीदवार भी थे, नून लीग के भी थे, फ़र्क साहब के साथ वो उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ चौधरी नज़र हुसैन गोंदल जो पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे, साबिक़ MPA थे, मेरे वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन और मैं पर बड़ा दबाव भी था क्योंकि वो मेरे दामाद के बहनोई हैं, तो मुझे काफ़ी बिरादरी का भी प्रेशर था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब को 3 वजह से सपोर्ट करना है। लोग तो कह रहे हैं जी मिर्ज़ा साहब ने उसको सपोर्ट इसलिए किया कि वो इनकी बिरादरी का था। अगर मैं बिरादरी पर जाता तो खाना शौकत तो मिर्ज़ा तो मेरे रिश्तेदार थे, सिर्फ बिरादरी नहीं थी, रिश्तेदार भी थे। मैंने उसकी जो कंसिडरेशन थी वो मेरी 3 थी। एक तो ये कि मैं समझता था कि ब्रिगेडियर मुश्ताक एक काबिल इंजीनियर है, रिटायर्ड आर्मी अफसर है। अगर पीटीआई को पंजाब में इक़्तिदार मिल गया तो ब्रिगेडियर साहब वज़ीर भी होंगे और कम्युनिकेशन के वज़ीर होंगे और हमारे इलाके के लिए बेहतर साबित होंगे। दूसरा मुझे ये था कि अगर अपोजिशन भी आई, अपोजिशन के भी मेंबर बने, इनका इतना कद काठ है, इतनी अहलियत काबिलियत है कि ये असम्बली में अपना रोल अदा करेंगे और वो रोल उन्होंने अदा किया और कर रहे हैं। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि मैं आज इंकशाफ करने लगा हूँ 2 बातों का। एक तो ये कि जब फ़र्क साहब किसी कीमत पर 61 के उम्मीदवार नहीं थे, वो 60 में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई हो क्या रहा है और मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको 60 में टिकट नहीं मिल रहा। उनके लिए ये बात बड़ी अजीबोगरीब थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपको टिकट मिलेगा और लाजमी मिलेगा 61 में। उन्होंने कहा जी ये जब मुझे 60 में नहीं दे रहे तो 61 में क्यों मिलेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब पीटीआई के एक बड़ा रहनुमा मेरी तईद करेगा कि वो मेरे साथ थे। तो हमारी राना सनाउल्लाह से एक जेलम कैंट में एक बड़ी बिल तफसील गुफ्तगू हुई और एक मीटिंग हुई। तो उसमें राणा साहब ने बड़ी क्लियर कट कहा कि ना हमसे फ़र्क ने पैसे मांगे, ना फ़र्क कोई खौफज़दा था। फ़र्क ने हमारे कहने पर जो है ना वो हमारे साथ चला। उसके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हमने उसको टिकट देना है, कुछ भी हो जाए, फ़र्क इल्ताफ़ हमारा उम्मीदवार है। अब जब मैंने देखा कि भाई बिलाल अदर क्यानी और उनके वाले साहब स्टैंड ले रहे हैं कि हमने तो टिकट लेना है 60 में, और मियाँ साहिबान के साथ उनके तलक़ात की रोशनी में मुझे अंदाज़ा था कि वो टिकट ले जाएंगे, तो मुझे पता था कि उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और उस 61 में टिकट मिलेगा। अब लोगों ने मैं कहा कि जनाब इनका रमल और इनका जफर का इलम जो है ना वो बड़ा कामयाब रहा है। वो भाई हमारे पास कुछ ऐसे वाक़यात और हालात होते हैं, हमारे इतने सोर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी उम्र गुजर गई साफ़त और सियासत में कि हर पार्टी में बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुक है। तो मुझे पता था कि इनको टिकट मिलना है, तो मैंने
फर्क साहब को कहा कि आपको टिकट लाजमी मिलेगा और आपने टिकट वापस नहीं करना, आपने इलेक्शन लड़ना है। मुझे तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब आप इलेक्शन उधर से नहीं लड़ेंगे तो मुझे तो पीटीआई का टिकट छोड़ना पड़ेगा। और मैं आज क्लियर कर दूं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, और बातें करने वाले कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं कि आज को कहते हैं वो जी 35 साल तो यूं हो रहा है जी, 75 साल तो यूं हो रहा है जी, वो फलां तो ये हो रहा है जी, फलां तो ये हो रहा है। जितने ये फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हैं हमारी तहसील में, इनमें से 99% वो थे जो 2013 में पीटीआई के साथ कोई नहीं थे, 50% वो थे जो 2016 में पीटीआई के साथ नहीं थे। ये तो जब पीटीआई का खोता ही गाना था, ये भाग कर ये पीटीआई के कोई मामा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई भतीजा बन गया, कोई रिश्तेदार बन गया, ये सारे वो लोग हैं। लेकिन इनकी हालत ये है कि इनको ये नहीं पता कि जिन्होंने जंगे बदर से पहले नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा ना, रब ने उनकी जेबों में जन्नत के टिकट डाल दिए थे। अल्लाह के नबी ने कहा था कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि ये नेकी करे कोई ना, गुनाह छोड़े कोई ना, मैंने हिसाब नहीं लेना। लेकिन ए नबी, तेरी उम्मत के आने वाले वो लोग जो फतह मक्का के बाद ईमान लाएंगे, वो पहाड़ सोने के दे दें तो इनकी मुठ जवों के बराबर नहीं हो सकते। तो हम तो वो लोग थे यार जिन्होंने फतह मक्का से पहले ये पीटीआई बनाने वाले थे, पीटीआई के लिए कुर्बानियां देने वाले थे, पीटीआई के लिए जदादें बर्बाद करने वाले थे, वक़्त बर्बाद करने वाले थे। आज हमें वो कहते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाक़या याद आ गया कि तो मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, खिलाफत के मामलात संवार रहे थे, मीटिंग में बैठे थे, तो अंदर बैठे थे, तो बड़े बड़े रूसा जो फतह मक्का के बाद ईमान ले आए थे ना, वो इंतजार में थे मुलाकात के। तो शोर मच गया कि बिलाल आ गया, तो हज़रत बिलाल को उन्होंने अंदर बुला लिया और गप्पें लगानी शुरू कर दी। तो अब वो उनको रूसा को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो भी जो थे ना अरब वाले भी, ये भी बड़े राजे चौधरी मलक मिर्जे आकड़ खान थे। तो उन्होंने जो है ना वो अंदर दाखिला लेने के बाद शिकायत की, कबीर उल मोमिनीन हम सुबह से बैठे थे, बिलाल बाद में आपने उनको टाइम दिया। तो उन्होंने बिलाल की पीठ से कमीज उठाई, तो वहाँ इतने इतने कट पड़े हुए थे, जो वो आग के अंगारों पर उनको लिटाया गया, तो उनकी चर्बियाँ पिघली थी। उन्होंने कहा जब इनका खून जो है ना वो अंगारे बुझा रहा था, उस वक्त तुम्हारी तलवारें इस्लाम के खिलाफ खून बहा रही थी। तो ये सारे वो लोग हैं। जिस किसी को गलफहमी है ना, मेरे सामने नाम ले, मैं उसका पूरा शजरा बयान कर दूंगा कि जिस वक्त हम इस इलाके में जो है ना वो इंसानों की इस्ते नफ्स की लड़ाई कर रहे थे, जब हम कहते थे कि आदम की औलाद सारी बराबर है, कोई किसी को फजीलत नहीं है किसी ऊपर पर, हम कहते थे किसी को हक नहीं पहुंचता कि मजहब की बुनियाद पर या जगीरदारी और वडेराज़म की बुनियाद पर या पुलिस और स्टेट की पावर की बुनियाद पर किसी को ज़मीन पर बिठाए। उस वक़्त ये इनके वडके जो थे वो सारे उन कुव्वतों के टूट चमचे थे जिनके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे थे। ये उन सबों में मौजूद थे, हम लड़ाई कर रहे थे, ये उन सबों में मौजूद थे। और उसके बाद ये 70 में देख लें, ये कहाँ थे इनके बुजुर्ग। आगे चले ना जी, मतलब ये उसके बाद जितने भी 85 के इलेक्शन में ये उन वडेरों के साथ थे, ये 88 के इलेक्शन में उन वडेरों के साथ थे, ये 90 के इलेक्शन में उन वडेरों के साथ थे, ये 93 के इलेक्शन में उन वडेरों के साथ थे, ये 97 के इलेक्शन में उन वडेरों के साथ थे, और ये तो 202 के इलेक्शन में वडेरों के साथ थे, ये 2008 के इलेक्शन में वडेरों के साथ थे, ये 213 के इलेक्शन में वडेरों के साथ थे। ये तो उस वक्त इन्होंने वफादारी बदली, ये फतह मक्का के बाद ईमान लाए जब 2016 में एक आम आदमी के मुकाबले में 100 कार्ड एक वडेरे को टिकट मिला पीटीआई का। तो उसके बाद जब पीटीआई का खोता है, तो अब तो ये सारे जो हैं पीटीआई के चाचे मामे और इनकलाब के जो है ना वो सारे बने हुए हैं। तो ये वो लोग जो है आजकल बड़े दावेदार हैं कि हम बड़ा इनकलाब लाए, हमने बड़ा ये किया, हमने वो किया। तो इन लोगों को जो मैं आप इस वक्त बात बताइए ताकि जो अगली बात करने लगे इसको इस पर बड़ी तकलीफ हो गई। अच्छा, तो वो हुआ ये कि भाई ये हमारा जो तजर्बा था, हमने उसके मुताबिक लोगों को कहा कि भाई ये होगा। तो मैं वो ब्रिगेडियर साहब की बात कर रहा था कि ब्रिगेडियर साहब का और मेरा रब्ता हुआ। जैसे मैंने फ़र्क को कहा ना कि टिकट वापस नहीं करना, आपने 61 में लड़ना है और आप 61 में कामयाब होंगे, आपके लिए ये मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरा जो 4 यूनिट तहसीलों का हल्का है, इस हल्के को तोड़ने दुरुस्त करवाने के लिए उन्होंने पिटीशन की, मैं उनके साथ था, तैयारी की, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था कि यही हल्का रहेगा और यहाँ से फ़र्क एमएनए बनेगा। दूसरे ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब थे,
तो ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब और मेरा जो था ना वो कंपटीशन था कौमी असम्बली का। हम दोनों जो मुस्तफा कंदवाल को जब टिकट मिला तो इस पर बड़े सीखा हुए कि एक बंदा दरखास्त नून लीग को देखता है और टिकट उसको पीटीआई को मिलता है। हालांकि वो मेरा अजीज था, 85 में मैं वो सियासत में आया तो मेरे प्लेटफॉर्म से आया और बड़ा लायक और काबिल आदमी है, बहुत सीनियर वकील है, हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा है। मेरा बच्चा उसका वोटर है बतौर वकील। लेकिन सूली बात थी, हमने मुखालफत की। तो ब्रिगेडियर साहब उम्मीदवार थे, टिकट इनको मिल रहा था, कनिशौकत मिर्जा साहब को कौमी असम्बली का टिकट नहीं मिल रहा था। मैंने जो पैनल भी दिया था ना उसमें मैंने ब्रिगेडियर मुश्ताक को सूबाई में पीपी 26 में दिया था और पीपी 25 में मैंने मिर्जा अकमल बेग का नाम दिया था। लेकिन मिर्जा अकमल बेग जो है ना वो विदड्रॉ कर गए, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना। तो फिर मैंने जो तजवीज़ दी थी वो मैंने कहा था कि जेलम शहर से ये वसीम वगैरह जो लड़कियाँ इन ग्रुप में से किसी को ले लें। वो और यासर कुरैशी अच्छा इंतखाब था क्योंकि वो भी पार्टी का वफादार कारकुन था। तो उस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी मैं अगर आप नहीं आ रहे तो फिर मैं कौमी असम्बली की इलेक्शन लड़ूँ। तो मैंने उन्हें एक मशवरा दिया, मैंने उन्हें कहा कि ब्रिगेडियर साहब आपने कौमी असम्बली का टिकट नहीं लेना। उनको टिकट मिल रहा था, मिल चुका था, बल्कि सारा कुछ मतलब है, किसी को गलतफहमी हो तो जाकर पता कर ले। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं कौमी असम्बली का टिकट नहीं लेना, आपने सूबाई का टिकट लेना है, आप एमपीए भी बनेंगे और कामयाब भी होंगे। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा जी मैं आपको सपोर्ट करूंगा और देख लें मैंने ओपनली सपोर्ट किया। हालांकि ब्रिगेडियर साहब को सपोर्ट करने से मेरे बाद ज़ाती पोलिंग जो है वहाँ मुझे नुकसान हुआ फ़र्क के इलेक्शन में कि वहाँ तो जो बट गई लोगों ने जो है वो वोट डालते वक्त उनको कभी बेसी हुई। लेकिन मैंने जो बात कही डंके के चोट पे कही, ऊपर वाला वोट फर्क को देना और नीचे वाला ब्रिगेडियर मुश्ताक को वोट देना है। तो हमने जनाब ये किया और साथ मैंने ये ऐलान किया, आपको याद होगा, मैं ये सारी बातें जो दोहरा रहा हूँ कि मैं आपको आगे ले जाकर जो बात करना चाहूँ ताकि आपके इल्म में आ जाए। तो मैंने ये ऐलान किया था कि ये दोनों जीत रहे हैं, दोनों एमएनए एमपीए बनेंगे। मुझे भी जरा याद है कि हाजी अब्दुल गफूर साहब गरीब बार वालों की वालदा फौत हुई तो मैं उनकी तज़ीद के लिए गया। तो वहाँ में ज़्यादातर जो लोग और नौजवान सपोर्ट कर रहे थे पीटीआई को, वो मेरे बड़े करीबी अजीज़, कोई मेरा पोता, कोई मेरा भांजा, कोई मेरा नवासा, कोई मेरा दोता, कोई मेरा भतीजा, और उनके साथ जो थे वो कोई मेरा भाई था, कोई मेरा चचा था। तो वो ज़ाहिर वो कह रहे थे कि नहीं आप बाबा जी ऐसा करें कि यहाँ पीटीआई का वोट का नुकसान ना करें। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ऐसा करो, ऊपर वाला वोट फर्क हो दो, नीचे वाला वोट जो है ना वो ब्रिगेडियर कर दो। तो मुझे अभी तक याद है कि एक लड़का जो उसका निकनेम बलोच था ना, वो उसने नारा मारा, ओए बाबा जी जो कह रहे हैं ना ये दोनों जीतने हैं, ये फर्क जीतेगा और ब्रिगेडियर मुश्ताक जीतेगा। बाबा जी जो इन दोनों को वोट दे रहे हैं ये दोनों तो जीतेंगे। अल्लाह ने किया वही दोनों जीते। ये सारी को ये नहीं है कि रबल का इल्म है, ये जफर का, ये सारी बसीरत होती है जो अल्लाह की दी होती है। तजर्बा है 76 साल की उम्र में, सारी उम्र ही साहब और सियासत में गुजरी है। अब जो है ना कि मैं जो अगली बात करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने उस वक्त बात कही थी, आज बड़े लोग बातें करते हैं। मैंने कहा कि मौजूदा मरूदी हालात में ये दोनों अहल आदमी हैं, ब्रिगेडियर मुश्ताक भी और फर्क अल्ताफ। मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करता हूँ। मेरे पास दावा भी है, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास दलाइल भी हैं। अगर किसी को कोई तसब, किसी को अब है ना कुछ चंद लोग जिन्होंने पिछले इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, किसी को नौकरी मिली, किसी को माल पानी मिला, किसी को फॉरेन के वीज़े मिल गए, तो वो लोग कहते हैं जी देखिए जी इतना अरसा गुजर गया कुछ नहीं किया। तो उनसे बंदा पूछे कि जब 75 साल जिनके साथ आप अबौ इजदाद रहे, उनसे तो नहीं पूछा कि 75 साल गुजर गया हमारा कुछ नहीं बना। वो जो 4 साल यहाँ पर सेवा सफ़ेद का मालिक था, जिसको आप झूठियाँ कहानियाँ बनाते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट कराई है, वो यहाँ से करोड़ों रुपया फैक्ट्रियों से भी और डेवलपमेंट फंड से भी इकट्ठा करके चला गया। उससे तो आपने नहीं कहा कि वो उससे कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जनाब नहीं जी ये फ़र्क से कुछ नहीं हुआ। और अच्छा फ़र्क साहब से तो कुछ नहीं हुआ आपके बकौल, तो ब्रिगेडियर साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं जी कि ब्रिगेडियर साहब से भी कुछ नहीं हुआ? ब्रिगेडियर साहब होर भांगोटन वो अपोजिशन लीडर हैं और वो पंजाब असम्बली में कितनी खूबसूरती से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और फ़र्क साहब तो मेरी वो जो है ना मौक़िफ़ वो था कि एक तो फ़र्क ने काम किया है, उनके ख़ानदान ने किया है। चौधरी अल्ताफ़ ने लीला इंटरचेंज बनवाया और छोटे काम को मैं नहीं गिनता। फ़र्क ने इसमें बुना पर पुल बनवाया और चौधरी अल्ताफ़ ने जनाब काहन पर पुल बनाया। ये क्या ये ड्यूल कैरेज वे थे? छोटे मनसूबे हैं। सोच लेना अगर लीला इंटरचेंज ना होता, आप आज ड्यूल कैरेज वे लीला इंटरचेंज जीटी रोड की बात कैसे कर रहे होते?
ये किसका क्रेडिट था? वो जो नहर उसके खाते में डालते हो कि वो जनाब ये बच्चा दाई का है, वो जिनका है उनका नाम लो ना, कि मनसूबा तो मुशर्रफ के दौर में फ़र्क की नाज़मी में पास हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही ने की वजारत में पास हुआ, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन आए, और मुशर्रता मफादात कौंसिल से सबसे मुश्किल काम जो था वो मियाँ शहबाज शरीफ ने किया। अब काम शुरू हो गया तो हमारे लीडर ने आखिर वज़ीर आज़म था, उसने तो लगानी थी ना अपनी जो है ना वो पट्टी तो लगानी थी, उसने तख्ती लगा दी। वो तख्ती लगाने के बाद अब जनाब वो ऐसे ये जब मियाँ साहब अजान देने के बाद आ जाएं, जी मेरा एक बेटा हुआ है जी, किसके घर? उन्होंने कहा जी चौधरीयों का। उन्होंने कहा जी वो तो चौधरीयों का है। कहते अजान मैंने दी है तो चौधरीयों का कैसे हो गया? तो ये ऐसे बांगे देने से या ऐसे हाथ गोले देने से तो बच्चे नहीं बन जाते। तो वो उन्होंने बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश कर दिया उस एक स्कीम। बाकी जितने बनाते हैं कि जी वो ट्रामा सेंटर टोबा एक गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बना, किसी का कोई क्रेडिट नहीं था, आज उसके फंड कहाँ से आए? वो बिलाल अजहर क्यानी का क्रेडिट है या फ़र्क अल्ताफ़ का क्रेडिट आया, वो मुकम्मल हो रहा है, उसको DHQ में भी हो रहा है, और उनकी अपनी सड़क जो लिल्ला अपना जो वो क्लेम करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो पखीवास है साहिवाल के, लेकिन आप कहते हैं ये लद्दड़ के, अगर लद्दड़ के हैं तो ये दीना मंगला रोड जो ये आज क्यों बन रही है, उस वक्त क्यों नहीं बनी? तो अभी मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि गरीबवार रोड पे बोर्ड देखो कि बन गई है, लेकिन वो कहाँ दिखाओ मुझे कहाँ बनी है, पैसे निकल गए हैं। पिंडी बिक कहते हैं बन गई है, बोर्ड लगे हुए, कहाँ पैसे निकले हैं? और यार पिंड दादर खाल का चिल्ड्रन पार्क सारी उसकी चारदीवारी, उसके अंदर लगे हुए 4 झूले, उसके अंदर लगे हुए सफेदे के 4 दरख्त, उसकी ज़मीन की सारी कीमत जो है ना वो 40-50 लाख है, उस पर 43 करोड़ रुपया तो जीनो रैश पर लग गया। यार लूट के खा गए इस मुल्क, एक स्कीम को नहीं उन्होंने मतलब खा दिया, और कहते हैं कि जनाब ये कुछ नहीं कर रहे जी, और ये नहीं सिर्फ इस्तीफा लो जी, इनको ये कुछ नहीं कर ले जी, ये देखो जी सड़क नहीं बन रही। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट मैच होता है, T20 नहीं है। ये जो सियासत होती है ना, ये 5 साल आपने दिए हैं और 5 साल आपने देखना है। 5 साल के बाद ये फैसला करना है कि क्या फ़र्क अल्ताफ़ अहल आदमी था कि नहीं, क्या वो नेक नीयत था हमारे हल्के के बारे में कि नहीं, क्या उसने कुछ किया है कि नहीं, और उस वक्त आपने फैसला करना है कि इससे बेहतर चॉइस आ गया तो जी बिस्मिल्लाह, और अगर ये सारों से बेहतर हो तो फिर ये भी फिर जी बिस्मिल्लाह। और ब्रिगेडियर साहब अब उनके पार्टी में देखिए अंदाजा लगाएं, हसद की बीमारी पड़ी है, ब्रिगेडियर बतौर पोजीशन लीडर कमाल का काम कर रहा है। मैं आज भी मैंने वोट दिए हैं फ़र्क अल्ताफ़ को और ब्रिगेडियर मुश्ताक को, मैं दोनों को वोट दे के कोई शर्मिंदा नहीं, मेरा फैसला दुरुस्त था और अल्लाह ने उसमें बरकत दी, वो दोनों कामयाब हुए। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ और मैं 5 साल उनको टाइम दूंगा और मैं देखूंगा कि जनाब ये 5 साल के बाद क्या करते हैं। तो मैं एंड में ना एक बड़ी है तो थोड़ी सी वर्गल सी स्टोरी, तो अब मैं बताऊं कि ये जो बेड़ा गर्क कर गए हैं कि फंड थे एक बाथरूम के, तो इन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। ये उस वक्त करते ना दो ही बातें हैं ना, कि या इन्होंने ये किया कि सारी सड़क शुरू करा दो, हमारी बल्ले बल्ले बन जाए, तो या जो इदारा इसको बना रहा था तो वो इनकी जरूरत नहीं पड़ी, उसके बारे में तो जुबान नहीं खोली कि FWO वाले वो क्या कर रहे हो, ये जो सड़क का बेड़ा गर्क कर रहे हो, पुलों का अगर इनसे बढ़कर हुआ है तो फिर बुज़दिल है ना, कहाँ लीडर हैं, क्यादत के अहल तो कोई नहीं है। तो उस वक्त जो बेड़ा गर्क किया है, तो इनके उन्होंने मैं एक वर्गल सी बात पे जो एक ज़ाती हवाला है उस पर मादर के साथ अपने नादरीन से एक जग बीती ही सुना देता हूँ। वो बाद हमारी उस ज़माने की ज़िंदगियाँ, ये मुरीफ फ़ारूक है ना टीवी पे, इनके वाले साहब SSP राय फ़ारूक माशाल्लाह अभी तक सेहतमंद और मौजूद है, हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने भी अपनी किताब में हमारी गुजरात की ज़िंदगी की यादें लिखी हैं ना, तो उनमें भी बातें हैं। तो मैं एक गुजरात का आपको वाक़या बनाता हूँ कि हम गुजरात में होते थे, तो एक इंडिया से माइग्रेटेड फैमिली जो कि नवाबों का ख़ानदान था, उनको वहाँ एक महल नुमा मकान जो है ना वो गुजरात में मिला, तो वो किसी को किराए पर नहीं देते। उनको मुझे पता चला कि मैं मिर्ज़ा मुग़ल हूँ और मैं उज़्बेकिस्तान से आए हुए मीर तैमूर के ख़ानदान से हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े शाही ख़ानदान के हैं जी, मैं बेगम साहब से हमारा तल्लक बना, उन्होंने हम पर एतमाद किया। उस ज़माने में 100 रुपये में उन्होंने कनालों में महल जो है ना वो हमें किराए पर दे दिया। तो उन्होंने 1-2 कमरे रख लिए, उसमें वो कभी कभार आके ठहरते थे। तो एक दिन शाम को बेगम साहब का पैगाम आया, मैं रैश ऊपर थी, नीचे भी दफ्तर था लेकिन रैश हमारी ऊपर थी। तो बेगम साहब पिछवाड़े में रहती थी, उनके मियाँ भी थे और उनके साथ और भी फैमिली में थे। उनका पैगाम आया कि अभी जेल भी को भेजो। तो मैं वहाँ चला गया, तो आगे क्या मैंने देखा कि मोहल्ले की बड़ी मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन जो थी ना, उनका जमघटा बैठा था, और वो जो थे ना मतलब नवाब साहब, वो बेचारे जो थे ना, उन्होंने कहा कि जी बेगम साहब को
ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो वो बेगम साहब का कभी सर दबाते थे, कभी उनके पाँव दबाते थे, कभी उनकी पुश्त दबाते थे, कभी उनके बाजू, कभी गर्दन। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि खुदा न खास्ता बेगम साहब बीमार हो गए तो उनको अस्पताल वगैरह लेके जाना है। तो मैं, वो चूँकि बड़ी इज़्ज़त करती थी मेरी, मैं कभी कभी आके रहती, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा, भाई ये ज्यूरी बिठाई है, ये फैसला करेगी, तुम्हारे खिलाफ केस है। मैंने कहा खैर हो, मेरे पास क्या केस है। उन्होंने कहा कि जनाब, हमारी जो नवासी है ना, वो और आपका जो है ना मुलाजम, ये मुझे कोई गड़बड़ नजर आते हैं। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरा तो मुलाजम जो है वो तो बिल्कुल पेंडू सा है, 4-5 जमात पढ़ा हुआ है, वैसे भी सादा सा आदमी है, वो आटा गूंदते हुए पेंड फाड़ देता है। तो वो किस तरह का बंदा है कि और ये नवाब और इनकी नवासी शहजादी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पास सबूत है। वो खातिन कहने लगी, जी ये हमारे पास सबूत है, ये वाकया मेरे साथ दुरुस्त है। मैंने कहा, जी फिर मैं ये करता हूँ कि ये अपनी नवासी को कराची भेज दें, उसको यहाँ रखे, और मैं अपने नौकर को निकाल देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं जी, जोरी ने फैसला और किया। मैंने कहा, क्या किया है? उन्होंने कहा, जी कि ये जिनका गंद है वो संभालें। मैंने कहा, जी गंद किसका है? उन्होंने कहा, जी आपका, आपके नौकर का है। तो हमने फैसला किया कि सुबह हम मौलवी बुला रहे हैं, अब हमारी नवाज साहब ने कहा कर ले। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो एक अलग स्टोरी है कि मैंने जान कैसे छुड़ाई। हाँ जी, ड्राइवर को, उसको नौकर को तो मैंने रात से ही भगा दिया, वो जो वापस दौलतपुर। तो ये हालत है कि ये जो है ना बेगमात, ये नवाबजादियाँ और शहजादियाँ, ये मिल के फैसला क्या कर रही हैं कि वो जो मतलब ये फवाद साहब के नजायज़ बच्चे हैं, इनकी जो है जो तकफीन वो फ़ारूक साहब और ब्रिगेडियर साहब क्यों नहीं कर रहे? भाई उनसे तो पूछे ना कि उन्होंने ये बदकिरदारी क्यों की, ये जो स्कीमें गलत करके गए। मैं तो फ़ारूक साहब के कहूँगा कि छोड़ें इसको, कोई नाराज़ होता है होने दो, राज़ी होता है होने दो। वो तमाम स्कीमें जो वो उन्होंने कागज़ों में मुकम्मल की हैं, वहाँ कोई काम न कराएं, क्योंकि ये कल आपके लिए मतलब बुरी बात होगी कि जनाब कहेंगे जी बनी स्कीमों पर बोर्ड लगा दिए, तो आपकी बदनामी होगी। मेरे बार खा रिश्तेदारों के गाँव भी है ना, वहाँ ये काम न करें। तो ये बात ये है कि ये हालात हैं। और मैं आपको अभी जो है ना इस बारे में एक बात बड़ी वजह से कह दूं। कहते हैं जी वो जी बाबा जी को ये है, जी बाबा जी को वो। बाबा जी को कोई बुखार नहीं है, बाबा जी को कोई पेट में दर्द नहीं है। बाबा जी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से किया है, और जो सही समझा है उस पर अमल किया है। मैंने इनको वोट दिए, मैं 5 साल फ़र्क अल्ताफ़ के साथ हूँ, मैं 5 साल ब्रिगेडियर मुश्ताक के साथ हूँ। ये टेस्ट मैच है, T20 नहीं। 5 साल के बाद मैं देखूंगा इनमें से कौन अहल है कौन नाअहल है, उस बताएंगे। इसीलिए जो भी इस वक्त जो है ना उन्होंने सोशल मीडिया में वैसे शोर मचाया हुआ है ना, ये गर्दा इसलिए उड़ा रहे हैं, ये गर्दा इसलिए उड़ा रहे हैं कि हमारे मुंह पर जो मिट्टी पड़ी है दूसरों के मुंह पर भी पड़ जाए, ताकि पता ही ना चले कि सही असल क्या है और नकल क्या है। तो आज मैं जो इसमें एक और बात का इजाफा करने लगा हूँ कि इसमें पेशीन गोई भी करने लगा हूँ। जो मुझे नजर आ रहा है सुन ले, जैसे भी कई लोगों को शायद यकीन भी ना आए और कई इसको बरोड़ भी उठे। मुझे मुस्तकबिल में भी बिलाल कियानी 60 में सरवाइव करता नजर आता है, और फ़र्क अल्ताफ़ 61 में है जी। वो पंजाबी कहते हैं इसे घर जो कर जाती है माए नहीं, हूँ किसी चंगी लगे या ना लगे, पुत्र जी फ़र्क अल्ताफ़ ने उन्हें काट च रहना है। और अगली बात मैं आपको वो बता दूं, किसी को ये है ना कि जनाब ये कल दारापुर वाले और फ़र्क के दरमियान इख्तलाफ होगा, ये इख्तलाफ होना था तो इस इलेक्शन में हो जाना था, नहीं हुआ। इसमें दारापुर वालों ने अक्लमंदी से और जानदारी का मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं आपको एक और खबर सुना दूं, जिससे कई लोगों को, मेरे लगदिलों को भी ये तकलीफ हो कि ये दोनों ख़ानदान मुझे, बल्कि दोनों धड़े मुझे, ये शख्सियात मुझे इकट्ठे मुस्तकबिल में चलती हुई नज़र आती हैं, और इसके इलाकाई सियासत पर, वहाँ की समाजी ज़िंदगी पर जो है ना इसके मुस्बत असरात होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये शायद जो पोलराइजेशन की एक सियासत थी हमारे इलाके में, वो भी ख़त्म हो और एक नया दौर दौरा हो। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर मुल्क में अमन सुकून रहा और हालात जो है ना वो ठीक रहे, तो जो फ़र्क अल्ताफ़ ने मेरे साथ डिस्कस किया है, जो मेरे इल्म में बातें, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो अपना अब मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये हमारा जो हल्का है ख़ास और तहसील पिंड दाना खान, यहाँ की हवाएँ कहेंगी, यहाँ की फ़ज़ाएँ कहेंगी, यहाँ की माएँ कहेंगी, यहाँ की बेटियाँ कहेंगी, यहाँ के परिंदे कहेंगे, यहाँ के पौधे कहेंगे, यहाँ के बड़े कहेंगे, छोटे कहेंगे, और हवाएँ ये आवाज़ आएगी
कि निसार है वतन तेरी गलियों पे, जहाँ चलिए ये रस्म कि हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के चले।